हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल। तो बेटा, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने आपसे ये कहा था कि भाई आपके लिए एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो हम लेकर आ रहे हैं जिसमें जो भी आपके डाउट्स हैं सीए, सीएस और सीएमए से रिलेटेड उनको सॉल्व किया जाएगा। और इसी सिलसिले में कल हमारे साथ थे सीए मोहम्मद जैद खान साहब और उन्होंने काफ़ी अच्छी अच्छी बातें हमें बताई। और आज हमारे साथ हैं अर्पित सिंगल भाई। हेलो। तो अर्पित भाई से हम मुलाकात करेंगे, काफ़ी सारी बातें इनके बारे में जानेंगे। और उससे पहले देख लेते हैं कि जो आप लोगों ने हमें क्वेश्चंस भेजे थे उनके क्या क्या जवाब हैं, अर्पित भाई के थ्रू सुन लेते हैं। तो अर्पित भाई, पहला क्वेश्चन दानिश शमशाद ने हमें भेजा है कि सर सीए, सीएस और सीएमए में क्या डिफरेंस है। बेसिकली डिफरेंस ऐसा डिपेंड करता है कि आप किस सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं। सीए मेजरली किस चीज़ों में वर्क करता है, फाइनेंस में, ऑडिटिंग में, टैक्सेशन में, अकाउंट्स में। सीएस जो होते हैं वो बेसिकली कंप्लायंस के साथ काम करते हैं, लीगल कंप्लायंस एंड रेगुलेटरी कंप्लायंस। सीएमए जो होते हैं उनका काम क्या होता है कि आपकी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न से रिलेटेड, अगर आप कोई प्रोडक्ट नया डेवलप करती है कोई कंपनी, उसकी आपकी प्राइसिंग क्या रखनी है, आपको प्रॉफिट मार्जिन कितना रखना है, आपकी कॉस्ट उसकी कितनी होनी चाहिए, तो ये सारा काम जो होता है वो सीएमए करता है। अच्छा, सीएमए से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था जी जैद अफजाल का जी। कि सर क्या मैं सीएमए करने के बाद अपनी खुद की फर्म स्टार्ट कर सकता हूँ। फर्म के लिए आप कर सकते हैं, पर ये आपका डिपेंड करता है कि आपका क्लाइंट बेस कितना होना चाहिए उस पर, क्योंकि सीएमए का मेन काम क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न से रिलेटेड। अब मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न मोस्टली अगर आप देखेंगे तो ऑल ओवर द इंडिया कंपनी की फॉर्म में है। अगर आप प्रैक्टिस के तौर पे करना चाहेंगे तो आपको क्लाइंट बेस आपको इतना ज़रूरी नहीं है आपको इतना मिले, इसलिए मेन फोकसली क्या सीएमए वाले लोग क्या करते हैं कि वो जॉब के लिए जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन साद का हमारे पास ही आया है कि सर हम किस किस टाइप की प्रैक्टिस कर सकते हैं सीए बनने के बाद। सी बनने का मेजरली आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं, या तो आप अपनी प्रैक्टिस ओपन करिए एज अ ऑफिस, मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट के तौर पे अपना ऑफिस ओपन कीजिए। दूसरा, आप जॉब्स के लिए जाइए। अगर आप अपना ऑफिस खोलते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो इस जस्ट लाइक अ बिजनेस हो जाएगा कि आपका अप्रोच ढूंढना पड़ेगा, आपका कितना अच्छा अप्रोच है, कितना अच्छे आप इस बात में है कि आप अपने क्लाइंट बेस तैयार कर सकते हैं, कितनी अच्छी आपके अंदर कन्विंसिंग पावर है। तो ये जनरली थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है और आपको 3 से 4 साल का समय इसमें लग जाता है अपना क्लाइंट बेस तैयार करने के लिए और इस्टेब्लिश होने के लिए वहाँ पर जॉब के लिए क्या है, जॉब में हमारे पास बहुत ऑप्शंस होते हैं कि हम वेरियस इंडस्ट्रीज़ में जा सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ है, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज़ हैं, साथ में हम सीए फर्म्स में भी जा सकते हैं। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बहुत काम है इस चीज़ के लिए। बट यही है कि आप इसमें जॉब्स के लिए आप जाते हैं तो आपको तुरंत एक सैलरी पैकेज मिल जाता है और आपकी अर्निंग शुरू हो जाती है एक तरीके से। पर प्रैक्टिस में क्या होता है कि आपकी अर्निंग का कुछ पता नहीं होता कि कब से शुरू होगी कब से शुरू नहीं क्योंकि होगी, बिजनेस की तरह हो वो गया। बिजनेस की तरह हो गया। तो बहुत सारी भी हो सकती है, बहुत कम भी हो बहुत सकती सारी है, बहुत दोनों वही है। बातें हैं। नेक्स्ट ये है कि सर प्रिपरेशन किस तरह करनी होती है और कौन कौन सी यूनिवर्सिटी से बढ़िया होता है। सबसे पहले तो ये लैक ऑफ नॉलेज है आप लोगों की। अगर आप इस कोर्स में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि सीए, सीएस और सीएमए ये एक पार्लियामेंट के थ्रू कॉन्स्टिट्यूटेड एक्ट के थ्रू बनाई गई इंस्टीट्यूशंस हैं। सीए का जिसका बोला जाता है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, सीएस को बोला जाता है इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया एंड सीएमए को बोला जाता है इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। तो आप किसी यूनिवर्सिटी के थ्रू नहीं कर सकते, सिर्फ ये यही इंस्टीट्यूट्स हैं जिनके थ्रू आप अपनी सीए, सीएस और सीएमए की जर्नी को कंप्लीट कर सकते हैं। तो अब बच्चे परेशान हो गए, कह रहे हैं यूनिवर्सिटी तो है नहीं, कहाँ पे एडमिशन ले जाके। आपको इसके लिए ऑनलाइन प्रोसेस है पूरा। आप पर्टिकुलर इन इंस्टीट्यूट्स की साइट्स पर जाइए, वहाँ पे आपको पूरा डिटेल प्रोसेस मिलेगा। उसके लिए फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, सारी आपको ऑनलाइन चीज़ मिलेंगी, फीस वगैरह भी आपको ऑनलाइन जमा करनी पड़ेगी और हर एक लेवल के बाद आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। और साथ में ऑफलाइन कुछ नहीं है, इसमें सब कुछ ऑनलाइन है। इसमें एक साल में कितनी बार एग्जाम्स होते हैं। एक साल में 2 बार इसमें एग्जाम्स होते हैं जनरली, मई में और नवंबर में। तो आपने जैसे बताया कि 2 बार एग्जाम्स होते हैं, तो इनके फॉर्म्स अराउंड कितने दिन पहले आ जाते होंगे। फॉर्म से डिपेंड करता है, जैसे कि अगर आपको मई वाले के लिए अप्लाई करना है तो ये 2 बातों पर डिपेंड करता है कि जैसे हम फाउंडेशन के लिए अप्लाई करते हैं, हम 12th के बाद अप्लाई करते हैं। तो उसमें क्या चीज़ है, 12th के बाद हमारा कम से कम 9 महीने का गैप होना चाहिए, तभी हम उसमें दे सकते हैं। तो 12th हम जैसे मार्च में हमने क्लियर करा तो हमें दिसंबर में एग्जाम मिलेगा उसके लिए। तो मार्च के बाद कुछ 1-2 महीने में मई जून में आपको फॉर्म्स मिल जाएंगे, उसमें आप अप्लाई कर दीजिए और आपका दिसंबर वाला अटेम्प्ट मिल जाएगा। मई जून वाले जो फॉर्म्स आएंगे वो दिसंबर के लिए होंगे। जी बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्तिक कुंदेलवाल साहब का कि सर फाउंडेशन क्लियर होने के बाद ट्रेनिंग होती है 9 मंथ की, उसके बाद इंटरमीडिएट कर सकते हैं क्या। नहीं, अगर आप डायरेक्ट एंट्री के थ्रू जा रहे हैं तब आपको 9 मंथ्स की इनिशियली ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, उसके बाद आप इंटरमीडिएट का कोर्स करते हैं। बट अगर आप 12th के बाद जा रहे हैं तो फाउंडेशन करने के बाद आपको 9 मंथ्स का गैप होना चाहिए इंटरमीडिएट के एग्जाम्स में। इसमें कोई ट्रेनिंग नहीं होती। इंटरमीडिएट के बाद आपकी 3 इयर्स की आर्टिकलशिप शुरू होती है। एक क्वेश्चन ये है गौरिका का कि सर मैथ्स इनमें से किस पेपर में होती है, सीए, सीएस या सीएमए में, और किस लेवल पे आती है।
आपको मैथ्स जो इनिशियली मिलती है वो सिर्फ फाउंडेशन लेवल पे मिलती है तीनों जगह, और वो बेसिक मैथ्स होती है। अगर आप नॉन कॉमर्स स्टूडेंट कॉमर्स स्टूडेंट हैं तो आपको ये, मुझे समझता हूँ कि आपको डर लगता होगा मैथ्स से, पर बेसिकली जो आप स्टेट्स पढ़ते हुए आते हैं 11th-12th में, मेजर पोर्शन वो होता है, और साथ के साथ थोड़ी सी मैथ्स होती है जो आप थोड़ी सी मेहनत करके उसको क्रैक कर सकते हैं। फाउंडेशन लेवल के बाद आपको मैथ्स नहीं मिलेगी। एक क्वेश्चन ये था कि सर बीकॉम एंट्रेंस की जब हम तैयारी करते हैं, 12th की बात कर रहे हैं बच्चे, उसके साथ किसी का दिल हुआ भाई कि सीए का पेपर भी डाल दिया जाए, तो तैयारी के काम में आ सकती है बीकॉम एंट्रेंस वाली? उसमें ऑब्जेक्टिव पेपर मतलब मिलता है, सब्जेक्टिव मिलता है, नेगेटिव मार्किंग, या क्या सिलेबस बहुत ज़्यादा फर्क आ जाएगा? नहीं, अगर आप बीकॉम एंट्रेंस वाली बात कर रहे हैं तो बीकॉम एंट्रेंस में शायद जनरल नॉलेज का पोर्शन भी होता है। हाँ, जीके वगैरह भी होती है। जीके होती है, पर आपको हाँ, बाकी कॉमर्स वालों का पूरा पार्ट है ही अपना। कॉमर्स वालों का पार्ट है ये, पर आपको थोड़ा सा अगर आप फाउंडेशन लेवल में जाते हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि पूरा सिलेबस में ना, पर कुछ पोर्शन मिल रहा वो होता है, पर थोड़ा सा आपको एडवांस भी स्टडी करनी पड़ती है, क्योंकि यार एक ऐसा प्रोफेशन आप आगे बढ़ रहे हैं और एक प्रोफेशनल कोर्स की तरफ जा रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको मैच्योर बनना पड़ेगा और आपकी नॉलेज को एनहांस करना पड़ेगा अलग से ही, मतलब बिल्कुल उसके लिए अलग प्रिपरेशन। जी जी जी, बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि आप सोचे एक ही नाव से ना, बिल्कुल अलग करनी पड़ेगी प्रिपरेशन। दोनों का एग्जाम पैटर्न अलग होता है बिल्कुल, और साथ में ये भी होता है कि शायद बीकॉम का एग्जाम 100 मार्क्स का होता है, और उसमें 400 मार्क्स के 4 पेपर होते हैं आपके, तो उस चीज़ की भी देखें, सब्जेक्टिव भी एग्जाम्स होते हैं उसमें। वो आपने भी समझा दिया था कि किस तरह पूरा पैटर्न रहता है। हाँ, किस तरह पूरा। एक क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है अनस का। अनस पूछना चाह रहे हैं कि सर ये जो कोर्सेज हैं इनको करना कितना ईजी है या कितना मुश्किल है? और बहुत से लोग तो ये कहते हैं कि भाई सीए बनने के लिए सर के बाल उड़ जाते हैं और स्मार्टफोन से कीपैड वाले फ़ोन पर आना होता है, यही सब। देखिए, ऐसा तो कुछ नहीं है कि आपके सर के बाल उड़ जाएंगे या स्मार्टफोन से कीपैड वाले फोन आना है। मेरा फोन देख लीजिए, अर्पित भाई के बाल देखिए माशाल्लाह, और अर्पित भाई का फोन देख लीजिए, ठीक है ना? तो ये तो आपको पता लगा कि ये तो रूमर है, ये तो सिर्फ रूमर है। बस आपको क्या होना चाहिए, आपको अटेंटिव होना चाहिए, और आपकी स्टडीज़ जो होनी चाहिए वो प्रोडक्टिव होनी चाहिए। ये भी नहीं है कि बहुत से लोग कहते हैं आपको 14 घंटे पढ़ना है, 15 घंटे पढ़ना है। मैंने तो आज तक नहीं पढ़ा, मैं सीए फाइनल में आ चुका हूँ, पर मैंने तो आज तक नहीं पढ़ा। मैं एग्जाम टाइम की बात अलग होती है कि आपके 2 पेपर के बीच में सिर्फ 1 दिन का गैप है, तो वो तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि आपको सिलेबस अपना पूरा रिवाइज करना ही करना है। उसमें तो ये लगता है कि 24 घंटे भी कम है। बट अगर आप नॉर्मल स्टडीज़ कर रहे हैं एग्जाम से पहले की, तो आपका 6 to 8 आवर्स अगर आप करते हैं इफेक्टिवली, तो मोर देन सफिशिएंट है वो आपके लिए। ज़रूरी नहीं है कि 12 घंटे पढ़िए, 14 घंटे पढ़िए, उससे कुछ नहीं होता। मतलब ये नहीं है कि आप पूरे दिन 24 घंटे लिए बैठे, हाँ, रोज पढ़िए, लेकिन वो आपका ऐसा हो कि जो कुछ आपने पढ़ा वो रिटेन होना चाहिए आपके पास। अनस का ही दूसरा बड़ा अच्छा क्वेश्चन है सर। सेकंड क्वेश्चन ये है कि यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस हैं जिनमें लोगों ने सीए किया है जी, और वो अपना सिलेबस दिखाते हैं, तो उनकी इतनी बुक्स होती हैं कि एक मारुति 800 पूरी भर जाए। तो क्या इतनी सारी बुक्स का एग्जाम जो होगा फाइनल, वो सब एक साथ होगा या फिर फाइनल कोर्स अलग से आएगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कि आपको पता है कि ये थोड़ी सी लंबी जर्नी होती है सीए सीएमए वालों की, तो ये अगर आप एक बार में एक शॉट में क्लियर करते हैं अपना, तो 4 to 4.5 ईयर्स आपको लगते हैं मिनिमम। तो 4.5 ईयर्स में अगर आप ये समझ लीजिए आपको कितना पढ़ना पड़ता होगा, यानी कि डिफरेंट लेवल्स हैं आपको, जैसे आपने पहले समझा कि फाउंडेशन लेवल, इंटरमीडिएट लेवल एंड फाइनल एग्जामिनेशन, उसके अंदर बहुत सारे पेपर्स हैं। अब बहुत सारे पेपर से आप कलेक्टिवली बुक लेने जाएंगे, तो कलेक्टिवली अगर इन सबको देखेंगे तो मारुति 800 भी कम पड़ जाएगी आपको। बट आपको क्या होता है, एक टाइम पर एक लेवल के एग्जाम देने होते हैं। अगर आप वो क्लियर कर लेते हैं तो आपको फिर उस लेवल के एग्जाम नहीं देते, नेक्स्ट लेवल के एग्जाम देने होते हैं। पुराने वाले लेवल का क्या होता है कि आपको सिर्फ अपना बेसिक क्लियर करके रखना है। वो बेसिक जो आपको की नॉलेज वहाँ पे आपने गेन करी है, उसका एडवांस वर्जन आप नेक्स्ट लेवल में पढ़ते हैं। तो जो आपको स्टडीज़ आपकी करनी है वो नेक्स्ट लेवल की जितनी होती है सिर्फ वही करनी है, पुराने लेवल से नहीं है कोई मतलब। तो मारुति मत खरीदना, बुकें खरीद लेना बस। बुक्स मेरे ख्याल से रजिस्ट्रेशन के साथ में आती हैं। हाँ, इंस्टीट्यूट की बुक्स रजिस्ट्रेशन के साथ आ जाती हैं आपकी, और अगर आप खुद सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो आप उन बुक्स से कर सकते हैं। अदरवाइज टीचर्स भी अवेलेबल हैं, ऑनलाइन टीचर बहुत अवेलेबल है, और ऑफलाइन चाहिए तो आपको इंटेलिजेंस क्लासेस है सर। बिल्कुल इंशाल्लाह। बाकी भाई ऑफलाइन फाउंडेशन के लिए तो हमारा है ही, और ऑनलाइन आपको जो भी हेल्प होगी वो मिलती रहेगी। बाकी अर्पित भाई हैं, हम हैं, अफजार भाई हैं, बिल्कुल सभी लोग इंशाल्लाह आपके लिए अवेलेबल हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन आया है सानिया का। सर सीए की प्रिपरेशन कहाँ होती है एंड एग्जाम सेंटर बाहर पड़ता है और एडमिशन भी इसका बाहर ही होता है, ये गवर्नमेंट में होता है सीए, ऐसा कुछ क्वेश्चन है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है इसका एग्ज़ाम सेंटर बाहर पड़ता है या नहीं पड़ता। अब तो जैसे कुछ जो डेवलप्ड सिटीज़ हैं,
मतलब ये डेवलप्ड या फिर डेवलपिंग सिटीज़ हैं, उनमें उनके सेंटर्स अवेलेबल होते थे। पर अब जब से कोरोना आया है तो सेंटर्स और ज़्यादा बढ़ चुके हैं, यानी कि जो छोटी छोटी सिटीज़ हैं, जैसे कि मैं अलीगढ़ के आसपास सिटीज़ बताऊँ, हाथरस में भी अब सेंटर बनने लगा है। पहले हाथरस में सेंटर नहीं था, तो हाथरस वाले स्टूडेंट जो होते थे उनको अलीगढ़ आना पड़ता था या आगरा जाना पड़ता था इसके लिए, बट अब हाथरस में भी सेंटर बन गया है, तो इसके लिए नहीं है। और फॉर्म की रही बात, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, वो तो सीधे सीधे इंस्टीट्यूट की साइट पर जाइए, आप ऑनलाइन फॉर्म जमा करिए और कुछ आपको करना ही नहीं है उसके लिए। दानिश ये पूछना चाहते हैं कि सर CFA के बारे में थोड़ा बता दीजिए। CFA क्या होता है? चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट होता है। ये थोड़ा सा क्या होता है, अब जैसे आपके नाम में समझ रहे हो फाइनेंशियल एनालिस्ट, तो यानी कि आपको बहुत ज़्यादा डीप में ये वो लोग होते हैं जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ को ये बताते हैं कि आपको कहाँ पे फंड्स अपने डिप्लॉय करने हैं, कहाँ पर कितना फाइनेंस लेना है, कौन से सोर्स से लेना है, इक्विटी से लेना है, डिबेंचर से लेना है, कितनी रेट ऑफ इंटरेस्ट होनी चाहिए, कितनी आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल आनी चाहिए। तो उसके लिए आप समझ सकते हैं इन चीज़ों को। अगर आप अभी तो आप क्वेश्चन करते हैं तो आपको क्वेश्चन में मिल जाता है डेट इक्विटी निकाल दिए, डेट इतनी है, पर आप उससे पूछिए, उसको ये देखना पड़ता है कितनी मैं डेट रखूँ, कितनी इक्विटी रखूँ। क्वेश्चन बनाना पड़ेगा बस कितनी, जिससे कि मेरी एंटिटी की बैलेंस शीट है वो बैलेंस्ड रहे। सही बात है भाई, यहाँ तो क्वेश्चन बना हुआ आता है, बस वहाँ क्वेश्चन भी खुद ही लिख रहा है, उसको बस solve भी बस खुद ही करना है बस आपको। ये बस बहुत बढ़िया है। चलिए दानिश भाई, मुझे उम्मीद है आपको जवाब मिल गया होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, कितने एग्जाम्स क्लियर करने होते हैं, क्या क्या प्रोसेस होता है? रुशदा नफासत ने पूछा है। तो प्रोसेस वाली वीडियो हमने पूरी बनाई हुई है, वो आप ठीक है। दिखा दीजिए। तो प्रोसेस आपको पूरा समझाया हुआ है इंशाल्लाह, अभी इसको आप समझ में आ जाएगा पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है जैद का, बहुत ही अच्छे स्टूडेंट है हमारे, इंशाल्लाह बीकॉम एंट्रेंस भी इनका क्लियर हो जाएगा। तो पूछ रहे हैं सर, कोचिंग कहाँ से अच्छी मिल जाएगी CA के लिए? CA के लिए कोचिंग सिस्टम में तो ऑनलाइन अवेलेबल है, आपको पेन ड्राइव क्लासेस या गूगल ड्राइव क्लासेस आपको अवेलेबल मिलेंगी। ये बहुत सारे टीचर्स की अवेलेबल है, बहुत वैरायटी ऑफ मार्केट है कोचिंग्स का इस वक्त इंडिया में। पर आपको क्या करना पड़ता है, सबकी डेमो लेक्चर्स यूट्यूब पे अवेलेबल हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको क्या करना है, वहाँ पे जाके उनके डेमो लेक्चर्स देखने हैं, जो टीचर्स आपको ज़्यादा अच्छा लगे, उसका मटेरियल कैसा है, क्योंकि आजकल लोगों को क्या है कि अट्रैक्टिव चीज़ होनी चाहिए, कलरफुल बुक्स होनी चाहिए, नोट्स होने चाहिए। तो उस केस में अगर आपको वो जो टीचर अच्छा लगता है, आपको लगता है कि आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो आपकी पूरी कर पाएगा आपकी रिक्वायरमेंट्स को, तो आपको उसको लेना चाहिए। तो आपने कैसे नोट्स लिए थे, कलरफुल या ब्लैक एंड व्हाइट? मेरे टाइम पे मैंने मतलब एग्जाम से कोविड से पहले अगर हम बात करें, उस टाइम तो मैंने ऑफलाइन क्लासेस ली थी, ऑफलाइन उस टाइम पे अलीगढ़ में अवेलेबल थी। बट अब कोविड की बात से क्या हुआ है कि अब सब ऑनलाइन ही अवेलेबल है, तो ऑनलाइन सब आती हैं और सब कलरफुल नोट्स आते हैं। मतलब मैंने दोनों भी किया है, ब्लैक एंड व्हाइट भी किया है और कलर्ड में भी किया है। Some people says that becoming a CA is like impossible. Is it a rumor or reality? ऑलमोस्ट यार रूमर है, इसमें कहने की कोई बात नहीं है कि इम्पॉसिबल, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ये मानता हूँ कि टफेस्ट कोर्स है, वन ऑफ द टफेस्ट कोर्स है इन इंडिया। बट आपको क्या चाहिए, उसमें डेडिकेशन चाहिए, आपकी मेहनत चाहिए और साथ में आपका पेशेंस चाहिए। बस अगर आप इन 3 चीज़ को मानते हैं, अपनी लाइफ में उतारने के लिए तैयार हैं, तभी आप इसमें आगे बढ़िए। अगर आपको ये लगता है कि आप किसी भी लेवल, भगवान ना करे ऐसा हो, बट आप किसी भी लेवल पे क्वालिफाई नहीं कर पाते, तो आपको कभी डिमोटिवेट नहीं होना, कभी भी आपको डिसअपॉइंट नहीं होना खुद से। आपको जबकि दुगनी पावर से जाना है कि मैं नेक्स्ट अटेम्प्ट में करके दिखाऊंगा। एवरेज ईयर्स कितने लग जाते हैं CA कंप्लीट करने के लिए? अगर आपको एक शॉट में कंप्लीट करना है आपको, तो 4.5 ईयर्स आपको इसमें लग जाते हैं। बट अगर आपके अटेम्प्ट्स लगते हैं उसमें, तो 6 to 7 ईयर्स एवरेज स्टूडेंट्स को कंप्लीट कर लेता है। तो ये वो सभी क्वेश्चन थे बेटा जो आप लोगों ने हमें भेजे। मुझे उम्मीद है कि सेटिस्फैक्ट्री जो आंसर थे वो आपको मिल गए होंगे अर्पित भाई के थ्रू। तो यहाँ पर हम समझते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी हम कैसे एंट्री कर सकते हैं। हमारे पास 2 तरीके होते हैं एंट्री करने के, आफ्टर 12th भी हम कर सकते हैं एंड आफ्टर ग्रेजुएशन भी हम कर सकते हैं। आफ्टर 12th करने के लिए हमारे पास क्या है, 3 लेवल होते हैं। सबसे पहले हमारा फाउंडेशन एग्जाम देने होते हैं। इसके अंदर हमारे पास 4 एग्जाम्स होते हैं। इसमें 2 सब्जेक्टिव होते हैं, 2 ऑब्जेक्टिव होते हैं, जो आपको क्वालिफाई करने होते हैं 400 मार्क्स के। इसके बाद आपका आता है इंटरमीडिएट के अंदर आपके पास 2 ग्रुप होते हैं, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, ईच हैविंग 4 एग्जाम्स। इसके दौरान, इंटरमीडिएट के दौरान आपको इन दोनों के बीच में एक चीज़ बता दूं मैं, 9 मंथ्स का गैप होता है। इसके बाद इसके अंदर आपको कोई ट्रेनिंग करनी पड़ती है, वो स्मॉल ट्रेनिंग होती है, जैसे होती है OP ओरिएंटेशन प्रोग्राम, ये 15 डेज़ के लिए होती है। एंड दूसरी होती है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग, जो 25 डेज़ के लिए होती है। ये ओरिएंटेशन प्रोग्राम जस्ट खाली बूस्ट करने के लिए होती है, आपको इस बारे में पता लगाने के लिए कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी होनी चाहिए, जब आप किसी क्लाइंट के साथ मिलें आपके एटिकेट्स क्या होनी चाहिए, ये सारी चीज़ बता दी हैं। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग में, जैसे आप नाम से समझ रहे हैं, आपको थोड़ा सा सिस्टम के बारे में बताया जाएगा, जैसे कि MS ऑफिस किस तरह से काम करता है, एक्सेल पे किस तरह से वर्क करना, आपको टैली पे क्या काम करना आना चाहिए, और जो बहुत ही
सॉफ्टवेयर्स होते हैं ऑडिट करने के लिए, उन पर आपको किस तरह से काम करना है। साथ में जब आप ये कर लेते हैं, इन दोनों में से या तो आप ग्रुप 1 क्लियर कर लीजिए, ग्रुप 2 क्लियर कर लीजिए। दोनों ग्रुप क्लियर कर लिए तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप दोनों में से एक भी ग्रुप क्लियर करते हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं अपनी आर्टिकलशिप शुरू करने के लिए। इसका पीरियड जो है वो 3 इयर्स का होता है, पर आप 2.5 इयर्स के बाद फाइनल के लिए एलिजिबल हो जाते हैं एग्ज़ाम देने के। बट आपको फाइनल के लिए एग्ज़ाम देने से पहले आपको 2 ट्रेनिंग और करनी होती हैं, जो इन दोनों ट्रेनिंग का ही एडवांस वर्जन है। इसको बोलते हैं हम MCS एंड एक को हम बोलते हैं एडवांस ITT। ये भी 15 डेज़ की होती है और ये 25 डेज़ की होती है। फ़र्क इसमें बस ये है, थोड़ा सा आपको यहाँ पे एडवांस चीज़ें सीखने को मिलेंगी, अदरवाइज़ यहाँ पे थोड़ी जनरल लेवल की या फिर बेसिक चीज़ें से बताई जाती हैं। उसके बाद फाइनल एग्जाम होता है, उसमें भी 2 ग्रुप होते हैं। ग्रुप 1 में 4 सब्जेक्ट, ग्रुप 2 में 4 सब्जेक्ट। जैसे आप ये क्वालिफाई कर लेते हैं, पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हैं, आप सर्टिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाते हैं। अब हम दूसरी तरफ देखते हैं, आफ्टर ग्रेजुएशन। आफ्टर ग्रेजुएशन मतलब इसको हम डायरेक्ट एंट्री भी बोलते हैं। ये ज़रूरी नहीं है आप खाली कॉमर्स से होनी चाहिए, किसी भी फील्ड के आप हो आपको होनी चाहिए, बस खाली 55% आपको मिनिमम पास परसेंटेज चाहिए आपकी, कितने परसेंट आपके मार्क्स होने चाहिए यहाँ पर। इसके लिए आपको डायरेक्ट पहले 9 महीने की ट्रेनिंग करनी पड़ती है, एक 9 मंथ्स की। उसके बाद ही आप एलिजिबल होते हैं इंटरमीडिएट में एग्जाम देने के लिए। इंटरमीडिएट में वही के सेम चीज़, ग्रुप 1 ग्रुप 2 आपके वही 4 एग्जाम। इन दोनों में से कोई सा भी एक एग्जाम आप क्लियर कर लीजिए या फिर दोनों क्लियर कर लीजिए, जैसे आप सुटेबल समझे। उसके बाद आप अपनी आर्टिकलशिप शुरू कर सकते हैं यहाँ पर भी। और ये आर्टिकलशिप होती है 1.5 ईयर्स के लिए, 1.5 ईयर्स के लिए। यहाँ पे आर्टिकलशिप का पीरियड था 3 इयर्स, यहाँ पे आर्टिकलशिप का पीरियड है 1.5 ईयर्स। उसके बाद जैसे आप आर्टिकलशिप कंप्लीट करते हैं, अपने आप एग्जाम दे सकते हैं, फाइनल एग्जाम। वही इसमें 4 पेपर 8 पेपर हो जाते हैं, वो सेम चीज़। और ये वाली जो ट्रेनिंग है, ये 2 और ये दोनों, ये सेम आपको यहाँ भी करनी पड़ती है और यहाँ भी करनी होती है। जैसे आप ये पूरा अपना प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हैं, आप एज अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट कंप्लीट करते हैं अपने आप को। थैंक यू। और अब जान लेते हैं अर्पित भाई से कुछ बातें कि इन्होंने अपनी जो सीए की जर्नी है किस तरह स्टार्ट की और अभी क्या चल रहा है। तो मैंने अपनी सीए की जर्नी 12th के बाद ही स्टार्ट कर दी थी। 2015 में मैंने 12th पास किया था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से। उसके बाद उस टाइम पे जो होता था वो 3 महीने बाद ही एग्ज़ाम्स हो जाते थे, तो मैंने मई जून वाला अटैम्प्ट दिया था अपना, तो वो मेरा फर्स्ट शॉट में क्लियर हो गया था एंट्रेंस एग्ज़ाम। उसके बाद 9 मंथ्स बाद हमने एग्ज़ाम दिया था इंटरमीडिएट लेवल का। एक मिनट रोकूंगा मैं आपको जी, कि कुछ स्टूडेंट ने भी पूछा था कि सर ये बताइए ग्रेजुएशन के साथ साथ कर लिया जाए सीए, बहुत ज़्यादा बढ़िया है, या अलग से? तो मैं तो आपको पर्सनली जानता हूँ, आपने साथ में लेके चल रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल। जी जी। इसमें क्या है, क्या ग्रेजुएशन की बात करते हैं। ग्रेजुएशन आपको पहले 3 साल वेट करना पड़ेगा, आप 3 साल के बाद आप सेकंड लेवल पे पहुंच पाएंगे उसके इंटरमीडिएट पर। बट आप अगर 12th के बाद शुरू करते हैं तो फाउंडेशन क्लियर करने के बाद तुरंत आप सेकंड लेवल पर हैं। आप 3 साल क्यों वेट कीजिए? 3 साल आप 18 जनरली 18 ईयर्स की एज में 12th पास आउट करते हैं लोग। 3 साल आप उसमें बीकॉम के लगाए, अपने 21 साल की एज हो गई, मिनिमम 5 साल आपको लगेंगे 26 साल की वो हो गई। और अगर आप प्रैक्टिस करने जाते तो 3 साल और, तो 30 साल की एज में आप सेटल हो पाएंगे। तो थोड़ा सा आपको इस बारे में भी सोच के चलना पड़ेगा। एज फैक्टर आ सकता है, वैसे करना चाहें तो कर सकते हैं। अच्छा, उससे कुछ ऐसा तो नहीं है कि मतलब हर तरह का स्टूडेंट दोनों नाव में जा सकता है, या ये देखना पड़ेगा? हाँ, मतलब क्या है कि अगर आप अपनी कैपेसिटी भी कुछ अपनी कैपेसिटी, मतलब ये है कि वैसे तो कुछ वो दिक्कत है नहीं है। अगर आप करना चाहें किसी भी स्ट्रीम का हो, कोई परेशानी नहीं है, बस खाली परसेंटेज की चक्कर है। 55% होनी चाहिए अगर आप डायरेक्ट एंट्री से लेते हैं। नहीं, मैं वो नहीं पूछ रहा आपसे, मतलब स्टूडेंट अगर अपने आप को एनालाइज करे कि मैं एवरेज हूँ या बढ़िया हूँ पढ़ने में, उसके हिसाब से पूछना चाह रहा हूँ। नहीं, तो मैं तो हमेशा यही कहूँगा कि स्टूडेंट किसी भी तरह का हो, हमेशा उसको डायरेक्ट एंट्री के लिए ही फाउंडेशन से ही जाना चाहिए, आफ्टर 12th के बाद ही जाना चाहिए। दोनों चीज़ें कर ले साथ, दोनों चीज़ें कर ले, बीकॉम भी साथ में कर ले अपने एग्जाम के साथ, और बहुत ही आसानी से हो जाती हैं। कोई ऐसी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है उसमें कि ये करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा, आराम से दोनों चीज़ साथ में होती है। मैंने भी पर्सनली दोनों साथ में करी थी, और बीकॉम तो ऑनर्स भी करी थी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से। माशाल्लाह भाई, बीकॉम ऑनर्स भी हो गया और सीए भी चल रहा है। सीए भी चल रहा है। वहाँ के टीचर्स इवन बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं इस चीज़ के लिए भी। शुएब सर हैं, आसिफ सर हैं, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, और हमेशा हम लोगों को उन्होंने हेल्प किया है। चाहे हमारे एग्जाम से रिलेटेड कोई क्वेरी हो, अगर हम कुछ पूछते थे उनसे, हमेशा उन्होंने हमको सपोर्ट किया है इस बारे में। अच्छा बेटा, एक बात क्लियर कर दूँ, शुएब सर जो है, मेरी बात नहीं हो रही है, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स में हमारे सर हैं, उनकी बात हो रही है, ठीक है ना? तो आपकी जर्नी चल रही थी। जी, तो मैंने फर्स्ट शॉट में अपना फाउंडेशन क्लियर किया था। उसके बाद 9 मंथ्स बाद, जैसे मैंने आपको पहले बताया, मैंने एग्ज़ाम दिया था इंटरमीडिएट लेवल का, वो मेरा नहीं हुआ, वो मेरा रह गया कुछ मार्क्स से। उसके बाद फिर मैंने बोथ ग्रुप दिए, पहले मैंने सिंगल ग्रुप दिया था, फिर मैंने बोथ ग्रुप दिए नवंबर 16। अच्छा, मतलब पहली बार में जो ट्राई किया था आपने वो एक ग्रुप किया था, तो वो नहीं निकला। फिर अगली गुस्से में जो है हाँ, फिर बोथ ग्रुप दिए नवंबर में, तो उसमें एक ग्रुप रह गया, सेकंड ग्रुप से मेरा 7 मार्क्स से रह गया था।
तो उस टाइम आप समझ सकते हैं सिर्फ 7 नंबर से रह जाना बहुत हर्ट होता है, सीरियसली बताऊं तो। ये वाली बात हमने कल जैद भाई से भी सुनी जी कि 2-1 नंबर से 5-6 नंबर से रह जाए तो ऐसा लगता है ये क्या हो गया, सारा पानी गिर गया बिल्कुल सब बिल्कुल मेहनत पे। बिल्कुल बिल्कुल। तो पर उस फिर टाइम कैसा फील हुआ फिर आपको, जब क्या उस टाइम था बहुत दिमाग में? बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड था, बहुत ज़्यादा था। पर घर पे आपके पेरेंट्स होते हैं ना, तो वो आपको हर सिचुएशन से बाहर निकाल लेते हैं और आपको हर तरह से संभाल लेते हैं। वो आपको कभी भी वो डिमोटिवेट नहीं होने देते, और आपको अगर उनका हाथ है आपके ऊपर तो बस आप हर चीज़ आगे बढ़ जाएंगे, हर जगह क्लियर कर जाएंगे। उसके बाद मैंने एक ग्रुप मेरा रह गया था, तो वो मैंने मई 2017 में क्लियर किया, और वो यकीन मानिए मेरा बहुत अच्छे मार्क्स से क्लियर हुआ। मैंने एग्जाम से आते ही बोल दिया था कि इस बार मेरा क्लियर हो जाएगा 100%। मतलब पूरा उम्मीद थी कि इस बार बढ़िया पेपर हुआ। बिल्कुल, इस बार बढ़िया एग्जाम हुए हैं। उसके बाद फिर हमारी ट्रेनिंग शुरू हुई थी। बीच में मैंने 1 साल का गैप किया था अपनी बीकॉम की वजह से। तो 1 साल की गैप जो मुझे मिला था बीकॉम वाला, उसमें मैंने क्या टाइम को कैसे यूटिलाइज़ किया जाए, तो मैंने सीएस भी कर लिया साथ में। तो फाउंडेशन मेरा एग्जाम हो गया था सीएस का, तो मैंने एग्जीक्यूटिव के लिए भी उसको तैयार कर लिया। क्योंकि ग्रेजुएशन उधर बीकॉम का चल रहा था तो इसीलिए वो फाउंडेशन एग्जाम हो गया। हाँ, नहीं, सीए इंटरमीडिएट अगर क्वालिफाइड होता है आपका, तो आपको सीएस का फाउंडेशन नहीं देना पड़ता, आपको डायरेक्ट एंट्री मिल जाती है। आप लोगों को कि अगर आप सीए वाला फाउंडेशन निकाल लेते हैं इंटरमीडिएट तो उधर आप सीएस के फाउंडेशन से बच जाते हैं, आपको डायरेक्ट एंट्री मिल जाती है सीएस के इंटरमीडिएट में, जिसको बोलते हैं सीएस एग्जीक्यूटिव। अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया। तो उस 1 साल के दौरान मैंने वो एक ग्रुप करके वो निकाले थे। उसके बाद फिर मेरी आर्टिकलशिप शुरू हो गई अपनी। बस मैं ये कहना चाहूँगा, जो आर्टिकलशिप का आपका 3 साल का पीरियड होता है, आप इसको अपने बेस्ट यूटिलाइज़ कीजिए, क्योंकि आपकी पूरी ज़िंदगी इसके ऊपर ही निर्भर करती है। आपने कितनी अच्छी फर्म से ये काम किया है, कितनी अच्छी फर्म से आपने ये इस चीज़ के बारे में अपनी नॉलेज गेन करी है। हम आर्टिकलशिप करने के लिए हमारे पास बहुत सारी फर्म्स हैं। बिग फोर्स का बेसिकली आपने नाम सुना होगा, डेलॉयट है, PwC है, KPMG है, EY है। ये बहुत ही मतलब इंडिया की टॉप 4 बिग फर्म्स में आती हैं। अगर आपको यहाँ पर मिलता है तो ये तो सोने पे सुहागा वाली बात है कि आपको यहाँ मिल जाए तो, क्योंकि आपको वो लोग क्या करते हैं, आपको इस तरह से ट्रेन करते हैं कि आप बिल्कुल प्रोफेशनल्स हैं। इस वक्त आप बिल्कुल प्रोफेशनल्स हैं, आप एज ए क्लाइंट से डील कर रहे हैं सामने। पर अगर आपका किसी का उसमें नहीं हो पाता है, तो आपके मीडिया फर्म्स भी हैं, पर आप अपनी इसमें जी जान लगा दीजिए कि मुझे हर चीज़ सीखनी है, मुझे किसी भी चीज़ में पीछे नहीं रहना है। क्योंकि जब आप एग्जाम क्वालिफाई कर जाएंगे, जब एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आप किसी को सामने जाए खड़े होंगे, तो वो आपसे कहेगा सीए साहब आ गए। अब सीए साहब आ गए तो वो आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे और आपसे आप ये को नहीं ये मुझे नहीं आता, तो आप सोचिए कैसा फील होगा आपको। तो इसलिए वो 3 साल आपको अपने बहुत अच्छी यूटिलाइजेशन करना है। वो तो बेचारे सोच रहा होगा अब सीए साहब हैं, सारी परेशानी रख दें इनके सामने, बस सारी परेशानी रख देते, बस ये बात तो बिल्कुल सही है। उसके बाद फिर मेरी अभी मई 2021 में मेरी आर्टिकलशिप कंप्लीट हुई है। उसके बाद मैंने अभी जुलाई अटेम्प्ट दिया था, फर्स्ट ग्रुप दिया था, उसमें मेरा 9 मार्क्स से रह गया। अब दिसंबर अटेम्प्ट आ रहा है, उसमें फिर से दोबारा बिल्कुल एक शॉट में निकल जाएगा। साथ में आपका फिलहाल उसको रोक रखा है? नहीं, फिलहाल अभी मैंने उसको रोक रखा है, अभी फिलहाल सीए पे कंसंट्रेशन है पूरा। अच्छा, किसी बच्चे का क्वेश्चन भी था एक कि सर जैसे अगर हम, जैसे आपने कहा ना कि मैंने रोक रखा है कुछ टाइम के लिए, या फिर उधर 1 साल छोड़ दिया था बीकॉम के से, तो कितनी बार ऐसा कर सकते हैं, कितने टाइम तक कर सकते हैं? नहीं, इसमें कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है आपके ऊपर। आप बीच में अगर गैप लेना चाहे तो आप ले सकते हैं। बस आपका ये कि जैसे आपको फाउंडेशन लेवल पे अलग रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, इंटरमीडिएट लेवल पे अलग रजिस्ट्रेशन कराना होता है, फाइनल पे अलग रजिस्ट्रेशन कराना होता है। तो उनको रजिस्ट्रेशन कराने से पहले आप कितना भी गैप ले लीजिए। रजिस्ट्रेशन करने के बाद ले सकते हैं? रजिस्ट्रेशन बन के एक टाइम लिमिट होती है 5 ईयर्स की, कि वो रजिस्ट्रेशन जो है 5 साल तक इफेक्टिव रहता है। अगर 5 साल के अंदर आपका वो लेवल नहीं निकला तो आपको फिर दोबारा रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, वो फीस जो दोबारा देनी पड़ती है। कोई एज लिमिट भी होती है कंप्लीट करने की? नहीं, एज लिमिट कोई कंप्लीट करने की नहीं है, बस वो खुद को लगती है कि इतनी साल का मैं हो गया, अभी तक मेरी बनी नहीं, मैं बना नहीं। चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया भाई, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा आपके साथ आज बात करना, जो डिस्कशन रहा। बच्चों को भी मुझे उम्मीद है भाई बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। तो मुझे उम्मीद है सबसे पहले तो भाई कि आपका जो सी और CS इंशाल्लाह चल रहा है, दोनों चीज़ इंशाल्लाह निकल जाए। और बेटा आपके अगर और भी कोई क्वेश्चंस है तो वो भी आप हमें भेज सकते हैं। दोबारा इंशाल्लाह कोई एक वीडियो लेकर आ जाएगी सारे क्वेश्चंस को कलेक्ट करने के बाद। और अगर आप लोग चाहेंगे तो एक लाइव सेशन भी रखा जाएगा, जिसमें जितने भी लोग हमारे कॉन्टैक्ट में हैं उन सभी के साथ आपका इंटरेक्शन करवाया जाएगा। तो अगर बेटा आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो ज़रूर अपने फ्रेंड्स को इसको शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। हम मिलेंगे आपसे फिर एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।